हाय। काला पानी, लीपू लेक और लिम्पियाधुरा, कह सकते हैं कि यहीं से शुरुआत हुई भारत और नेपाल के बीच में जो डिस्प्यूट खड़ा हुआ, जो विवाद की स्थिति बनी, जो गर्मजोशी का माहौल खड़ा हुआ। और कह सकते हैं कि यहीं से शुरुआत हुई कि नेपाल के अंदर भारत के समस्त न्यूज चैनल को बैन कर दिया गया एक्सेप्ट डीडी न्यूज। और वाराणसी में नेपाली नागरिक को टॉर्चर किया गया, उसका मुंडन कर दिया गया, उससे जय श्री राम के नारे लगवाए गए। कह सकते हैं कि इन सब की शुरुआत भारत और नेपाल के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वहां से हुई। इतना ही नहीं, इन सारे विषय पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लाइक काला पानी, लीपू लेक, लिम्पियाधुरा, या फिर कहें कि नेपाल के अंदर भारत के समस्त न्यूज चैनल को बैन कर दिया गया, या फिर वाराणसी में जो नेपाली नागरिक को टॉर्चर किया गया, उसका मुंडन किया गया। इन सारे विषय पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं, वहां जाकर आप वो सारे वीडियोस को आसानी से देख पाएंगे। तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट बनाया काला पानी, लीपू लेक और लिम्पियाधुरा को लेकर, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली भी कमेंट किया कि सर इसका सेकेंड पार्ट आप लेकर आइए, कुछ इतिहास के पन्नों को पलटिए, कुछ और डिटेल्स को बाहर लेकर आइए। तो बस जो कमेंट्स मुझे आए उसे देखते हुए आज मैं इसका सेकेंड पार्ट बना रहा हूं। तो कह सकता हूं कि ये जो वीडियो आज का ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। कहीं मत जाइएगा, अंत तक आप वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आप उठ कर जाते हैं तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आज बताने वाला हूं वो आप मिस कर देंगे। तो चलिए फिर बिना देर करे हम आज के वीडियो पे बात करना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि भारत और नेपाल सीमा विवाद को लेकर बहुत वक्त से यह बात भी कही जा रही कि नेपाल जो है वो चीन के इशारे पर यह विवाद खड़ा किया है। नेपाल जो कुछ भी कर रहा है, जो भी कदम उठा रहा है, वो चीन के इशारे पर उठा रहा है। यहां पर ना एक बात मैं क्लियर कर दूं, नेपाल को चीन के इशारे पर यह विवाद खड़ा नहीं कर रहा है, बल्कि यह बहुत वक्त से विवाद कायम है। सन 1816 की संधि से विवाद कायम है। और बात करें वर्ष 2015 की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो चीन की यात्रा थी, जिस पर लीपू लेक के माध्यम से एक व्यापार मार्ग का विस्तार करने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था। उस वक्त इस समझौते का जब नेपाल को पता चला था, उस वक्त नेपाल के प्राइम मिनिस्टर सुशील कोइराला ने इस पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने एक डिप्लोमेटिक नोट लिखा था भारत को और चीन को, और उन्होंने इस पर आपत्ति प्रकट की थी। अब यहां से यार एक बात तो बिल्कुल क्लियर होती है कि नेपाल को चीन के इशारे पर यह विवाद खड़ा नहीं कर रहा। अगर चीन के इशारे पर ही नेपाल को विवाद खड़ा करना होता तो सन 2015 में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चीन की यात्रा थी, जो व्यापारिक समझौता वहां पर हुआ था चीन और भारत के बीच में, तो क्या जरूरत है सुशील कोइराला को डिप्लोमेटिक नोट भेजने की भारत और चीन को, अगर नेपाल को चीन के इशारे पर ही चलना होता तो यहां से यह बात तो क्लियर होगी। और एक बात मैं बता दूं, भारत और नेपाल ये दोनों एकमात्र ऐसे देश हैं जो बॉर्डर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो चलिए फिर चीजों को और बेहतर समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं ताकि डिटेल्स में हम और चीजों को समझें। लेट्स मूव टुवर्ड्स द हिस्ट्री। तो बात करें वर्ष 1814 की। सन 1814 में भारत में ब्रिटिशर्स का राज था, उनका कब्जा था। उस वक्त भारत और नेपाल के बीच में वॉर हुआ, जिसको एंग्लो नेपलिस वॉर के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 2 साल तक चला। अब हम बात करते हैं वर्ष 1816 की। 4 मार्च 1816 को सुगोली संधि में साइन किया गया, जिसमें दोनों कंट्रीज के एरिया का जिक्र है। और सुगोली संधि में नेपाल की बाउंड्रीज को डिफाइन करने के लिए 2 रिवर का यूज किया गया। और सुगोली संधि में यह भी बोला गया कि नेपाल की जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो महाकाली रिवर के हिसाब से होगी, और जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो मेची रिवर के हिसाब से होगी। तो चलिए फिर चीजों को और बेहतर समझने के लिए हम मैप देख लेते हैं। पीछे अभी एक मैप आपको दिखने वाला है। तो जैसा कि इस मैप के अंदर आप देख पा रहे होंगे, जो ब्लू लाइन है वो महाकाली रिवर है। इसको मैं और आसान कर देता हूं, जो ब्लू लकीर जा रही है वो महाकाली रिवर है। और उसका जो ईस्टर्न पार्ट है, जो रिवर का ईस्ट वाला पार्ट है वो नेपाल का, और जो वेस्ट वाला पार्ट है वो इंडिया का। तो यहां तक तो क्लियर है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि एक पॉइंट पे ये जो रिवर ये 2 ट्रिब्यूटरीज पे बट रही है। अब चूंकि रिवर 2 ट्रिब्यूटरीज पे बट रही, यहीं से सारा कंफ्यूजन खड़ा हुआ। यहीं से आप कह सकते हो कंफ्यूजन का माहौल खड़ा हो गया कि भाई अब हम बॉर्डर किसको कंसीडर करें, अब हम बॉर्डर किसको डिसाइड करें। भाई पहले क्या तय हुआ था कि रिवर डिसाइड करेगी बॉर्डर, रिवर जिस तरफ जाएगी वही बॉर्डर होगा। अब रिवर 2 ट्रिब्यूटरीज पे बट रही है, तो अब हम बॉर्डर किसको कंसीडर करें, क्योंकि 2 कंट्रीज के बीच में 2 बॉर्डर तो नहीं हो सकते। भाई बॉर्डर होगा तो एक होगा। तो उस वक्त ब्रिटिशर्स ने यह डिसाइड किया, जैसे कि आपको पीछे मैप में दिख भी रहा होगा, कि जो ब्लू लकीर है, मोटा वाला हिस्सा है,
जो मोटा वाला हिस्सा रिवर का उसको वो एज अ बॉर्डर कंसीडर करेंगे, ना कि पतले वाले को। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि नेपाल की तरफ थोड़ी सी जमीन, थोड़ा सा लैंड ज्यादा चला गया। कुछ वक्त तक तो ये चलता रहा। बाद में ब्रिटिशर्स ने रियलाइज किया कि जो मोटा वाला पार्ट जिसको उन्होंने एज अ बॉर्डर के रूप में कंसीडर किया था और पतले वाले पार्ट को उन्होंने ड्रॉप कर दिया था, छोड़ दिया था, उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये जो पतला वाला पार्ट है ये उनको फायदा दे सकता है चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए। तो बड़ी चालाकी से ब्रिटिशर्स ने कुछ वक्त के बाद इसको बदल दिया। उन्होंने ये बोला कि अब हम मोटे वाले पार्ट को एज अ बॉर्डर के रूप में कंसीडर नहीं करने वाले, अब हम पतले वाले पार्ट को बॉर्डर के रूप में कंसीडर करेंगे। यह भी कुछ वक्त चलता रहा और उस वक्त भारत और चाइना में वॉर भी हो रहा था, बीच बीच में झगड़े हो रहे थे, लड़ाई हो रही थी। तो इंडिया ने डिसाइड किया था कि वो अपने मिलिट्री फोर्स को डिस्प्यूटेड एरिया पे लगाएगी। उस वक्त इंडिया ने मोनार्क से परमिशन ली, क्योंकि उस वक्त नेपाल में मोनार्क का शासन था, कोई डेमोक्रेसी तो थी नहीं, कोई गवर्नमेंट तो थी नहीं। कुछ साल तक ये चलता रहा। मोनार्क ने इंडिया को परमिशन दे दी कि वो अपने मिलिट्री फोर्स को डिस्प्यूटेड एरिया पे लगा ले। पर कुछ सालों के बाद जब मोनार्क का शासन नेपाल से पूरी तरीके से खत्म हुआ और नेपाल में डेमोक्रेसी आ गई, नई गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, तो नई गवर्नमेंट ने इस विवाद को दोबारा उठाया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स ने जो बड़ी चालाकी से बदल दिया था इस चीज को, उन्होंने यह बोल दिया था कि जो पतला वाला पार्ट है उसको बॉर्डर के रूप में कंसीडर करेंगे। यहां से कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई। तो ओवरऑल अगर हम समझें तो जो विवाद की स्थिति बनी हुई है यह है सड़क निर्माण के कारण बनी हुई है। वो सड़क जो उत्तराखंड और नेपाल सीमा के पास घटिया बगड़ लिपू लेक के दर्रा के बीच बनी है, इसकी लंबाई लगभग 80 किलोमीटर की है। वैसे तो नेपाल 3 दिशाओं से भारत से घिरा हुआ है, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। हर साल लाखों श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं। वो कैलाश मानसरोवर जो तिब्बत में, जिसको चाइना अपना बताता आ रहा है। हालांकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए 3 रास्ते जाते हैं। एक है सिक्किम का नाथुला दर्रा, दूसरा नेपाल से और तीसरा उत्तराखंड से। तो जो अभी सड़क की निर्माण हुई है उससे यह फायदा होगा कि कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए अब यात्रा थोड़ी सी जल्दी समय पर वो वहां पहुंच जाएंगे, यात्रा थोड़ी सी शॉर्ट डिस्टेंस में हो जाएगी। तो 8 मई 2020 को जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस सड़क का उद्घाटन किया और 9 मई 2020 को नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया और इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने सड़क निर्माण पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि काला पानी, लीपू लेक और लिम्पियाधुरा नेपाल का है, ना कि भारत का। और उन्होंने सुगोली संधि का भी इस पर जिक्र किया। और 9 मई 2020 को नेपाल के विदेश मंत्रालय ने जो प्रेस रिलीज जारी किया उस पर यह भी कहा कि महाकाली नदी का जो ईस्टर्न पार्ट है वो नेपाल का है और उसी ईस्टर्न पार्ट पे काला पानी, लीपू लेक और लिम्पियाधुरा भी आते हैं। तो ये नेपाल के, ना कि भारत के। और उन्होंने सड़क निर्माण पर आपत्ति भी जताई और यह भी कहा कि सुगोली संधि में भी इसका साफ साफ जिक्र है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक बात बोलूंगा, अभी तक औपचारिक तौर पर ऑन टेबल कोई बैठक इस पर नहीं हुई है, कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन हम सबको पेशेंस दिखाना है, क्योंकि इतिहास देखें, हिस्टोरिकली देखें तो दोनों देशों का संबंध जो बहुत अटूट रहा है, बहुत मजबूत रहा है, हर दृष्टिकोण से रहा। मैंने पहले वीडियो पर भी ये बात कही है। और दोनों देशों के लोग को अपने देश से प्यार, और प्यार होना भी चाहिए, ये सही बात है। और दोनों देश के नागरिक को भी आपस में एक दूसरे से प्यार होना चाहिए। और ये जो विवाद की स्थिति है, थोड़ा सा अगर हम पेशेंस दिखाएंगे तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये भी सलट जाएगा, ये स्थिति भी ठीक हो जाएगी। बस इतना कहूंगा, चाहे नेपाल के लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर भारत के लोग, दोनों देश के लोगों को एक ही बात बोलूंगा कि हर न्यूज चैनल एक जैसे नहीं होते। कुछ न्यूज चैनल बहुत अच्छे हैं जो सही स्टेटमेंट, सही न्यूज आपको देते हैं, जो बायस्ड नहीं है। और कुछ मीडिया हाउसेज या कुछ न्यूज चैनल ऐसे हैं जो रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का काम करते हैं। तो उन न्यूज चैनल या उन स्टेटमेंट को देखकर आपको एक कंक्लूजन पर मत पहुंचिए। कोई भी ऐसी खबर को देखकर अपने आप को आघात पहुंचाने की जरूरत नहीं है और एक दूसरे को गलत बोलने की जरूरत नहीं, चाहे वो नेपाल देश के नागरिक हो या फिर भारत देश के हो। क्योंकि नेपाल से भी बहुत सारे लोग भारत आते हैं, यहाँ जॉब करते हैं, कई स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, टेम्पररी आप बोल सकते हैं, पार्ट टाइम यहाँ जॉब भी करते हैं। तो दोनों देशों का प्यार बहुत टाइम से बना हुआ है हर दृष्टिकोण से। तो हमको चीज़ों को पेशेंस के साथ सुलझाना है, पेशेंस के साथ, कॉमन सेंस के साथ चीज़ों को सोचना है। कोई भी स्टेटमेंट को देखकर कहीं ना कहीं इमोशनली अपने आप को अफेक्ट
नहीं होने देना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको बार बार देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो मैंने इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना और उसको ऑल कर देना, क्योंकि आगे ऐसे और बहुत सारे वीडियोस आएंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगी नहीं। मुझे इतने धैर्यपूर्वक और इतने अच्छे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।